नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी एक गरीब परिवार की। मदन काफ़ी गरीबी में दिन गुजार रहा था। एक दुकान थी, उसी में सारे दिन मेहनत मजदूरी करके जो कुछ उसे मिलता था उनसे सिर्फ उसके परिवार का ही खर्च पूरा हो पाता था। एक तरफ तो मदन को चारों ओर से गरीबी की चादर ने लपेट रखा था, ऊपर से उसके यहाँ 5 बेटियाँ पैदा हो गई थीं। गुजरते वक्त के साथ साथ बेटियां जवानी की दहलीज पर पैर रख चुकी थीं, लेकिन पैसे के अभाव में वह अपनी एक भी बेटी के हाथ पीले नहीं कर सका। गरीबी की बैसाखियां थामे मदन इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसे अपनी बच्चियों की शादी करनी है तो उसे ढेर सारी दौलत चाहिए, जो उसके पास थी ही नहीं। मदन को रात दिन अपनी बेटियों की शादी की चिंता घेरे रहती थी। वह जिस मालिक के यहाँ से दुकान का सामान लाता था, एक दिन उसने सोचा कि वह अपने मालिक से इस विषय में बात करे, शायद वह उसकी मदद कर दे। उसके मालिक घनश्याम की उम्र लगभग 52 वर्ष की थी। वह शक्ल से काफ़ी भद्दा लगता था और मगर उसकी दौलत ने उसके इस भद्देपन को ढक रखा था। मदन उसके ऑफिस में आया और झुककर उसका अभिनंदन किया। घनश्याम ने चेहरा उठाकर उसकी ओर देखते हुए कहा, कहो मदन, कैसे आना हुआ? मालिक बोला, आपके पास एक आशा लेकर आया था। मदन ने कहा, आपकी मदद से एक गरीब का भला हो जाएगा, कुछ बताओ तो सही मदन। मालिक मदन ने कहा, मुझ अभागे की 5 बेटियां हैं और सभी जवान हो रही हैं। यदि आप मुझे कुछ रुपया एडवांस दे दे तो मैं अपनी एक बेटी के हाथ पीले कर दूं। वह धन मैं आपको धीरे धीरे हर महीने दे दूंगा। घनश्याम कुछ पलों तक सोचता रहा, फिर बोला, मदन जी। मालिक बैठो। मदन डरता हुआ सामने वाली एक कुर्सी पर बैठ गया। घनश्याम ने अपने सामने रखे एक बेल का एक बटन दबाया और कहा, 2 चाय भिजवा दो। घनश्याम के इस रूप को देखकर मदन मन ही मन बौखला गया। उसके समझ में नहीं आया कि यह सब क्या है, यह उसके लिए चाय क्यों मंगवा रहे हैं। बात मदन की समझ में नहीं आई, क्योंकि उसने सुन रखा था कि घनश्याम अपने सामने किसी को बैठना भी पसंद नहीं करता। फिर उसे बैठने के लिए क्यों कहा, क्यों उसके लिए चाय मंगवा रहे हैं। ऐसे ही ढेर सारे सवालों का तूफान उसे के मन में मचलने लगा। मदन काफ़ी डरा हुआ था और विचारों में खोया हुआ था। तभी एक नौकर एक सुंदर सी केतली में चाय और नमकीन बिस्किट रखकर चला गया। पास ही 2 कप रखा था। मालिक घनश्याम दास ने अपने हाथों से चाय बनाई, 1 कप मदन की ओर बढ़ाया। लो मदन, चाय पियो। मालिक मदन ने कहा, मैं भला आपके सामने कैसे पी सकता हूँ? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, यह आप क्या कर रहे हैं? आपको अपनी एक छोटी सी दरख्वास्त लेकर आया हूँ। आपके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। मदन जी मालिक, तुम बेफिक्र होकर चाय पियो। घनश्याम ने कहा, बाद में हम इस विषय में बात करेंगे। डरते डरते मदन चाय पीने लगा। ट्रे में बिस्किट रखे थे, मगर उसने उसमें से कोई बिस्किट उठाया नहीं। उसने अपने जीवन में कभी यह नहीं सोचा था कि यह एक दिन सेठ घनश्याम के साथ बैठकर चाय भी पी सकता है, जिसके कई बड़े थोक की दुकान और न जाने कितने किस्म के व्यापार हैं। यह चक्कर उसे समझ में नहीं आया। एक बार उसने यह अवश्य सोचा कि कहीं ऐसा न हो कि सेठ घनश्याम, जो कि विदुर हैं, अपने साथ उसकी बेटी का विवाह करना चाहता हो, लेकिन अपने इस ख्याल को उसने अपने दिल से निकाल दिया। भला उसके ऐसे भाग्य कहाँ जो उसकी बेटी इतने बड़े घर में चली जाए। इसी पशुवेश में उसने चाय का कप खाली करके वापस ट्रे में रख दिया। घनश्याम ने भी चाय समाप्त कर ली। उसके बाद घनश्याम ने मदन की ओर मुखातिब होते हुए कहा, मदन जी मालिक, शायद आप जानते होंगे कि गत वर्ष हमारी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था।
घनश्याम से ने बात प्रारंभ करते हुए कहा। जी मैं जानता हूँ मदन, घनश्याम ने कहा, हमारे पास बेपनाह दौलत है लेकिन कोई वारिस नहीं है। बस एक हमारा छोटा भाई है। जब तक इस धन का उपभोग करने वाला कोई न हो तब तक यह सब बेकार है। जी मैं जानता हूँ, आप अपनी बेटी से जाकर बात कीजिए, घनश्याम ने कहा। यदि वो हमारे घर की लक्ष्मी बनना कबूल कर ले तो हमें प्रसन्नता होगी। और हाँ, आप एक बात भली भांति समझ ले कि आप पर किसी भी किस्म का कोई दबाव नहीं है। अगर वो स्वेच्छा से इस बात को स्वीकार करेगी तो हम आपको इतना धन दे देंगे कि न केवल आपको अपनी हालत सुधर जाएगी बल्कि आप सभी बच्चों की बाकी की चारों बच्चों का विवाह भी बड़ी शान से कर सकेंगे। जी जी, मदन हकलाता हुआ बोला। अब आप आराम से घर जाइए और अपने बच्चों से बात कीजिए। यदि हमारी बात उन्हें ठीक लगे तो आप सुबह घर पर आ जाइए, बाकी बात वहीं होगी। जी, और मदन वहाँ से उठकर चला गया। उसके चले जाने के बाद घनश्याम अपने काम में लग गया। मदन प्रसन्नता से चलता हुआ अपने घर पर आया। उसने आते ही अपनी पत्नी से वह सब बातें कह दी जो घनश्याम ने उससे कही थीं। घनश्याम की तरह उसकी पत्नी भी प्रसन्न हुई कि उनके मुसीबत के दिन खराब हो गए, लेकिन अगले ही क्षण उसने कहा, साधना से तो पूछ लो, बुलाओ उसे। साधना को उन्होंने वहीं बुला लिया। वही उनकी सबसे बड़ी बेटी थी। साधना की माँ ने उससे कहा, बेटी आज तेरे लिए मालिक घनश्याम का पैगाम आया है। उसकी उम्र ज़रूर ज़्यादा है लेकिन जिन लोगों के पास धन होता है वो कभी बूढ़े नहीं होते। फिर भी उन्होंने यह कहा है कि आप लोग अपनी बेटी से पूछ लो। हाँ, मैं अपनी ओर से यह कहूँगी कि यदि तुम उनके साथ शादी की हाँ कर लोगी तो न केवल हमारे दिन अच्छे आ जाएंगे बल्कि तुम्हारी बाकी चारों बहनों के भी अच्छे रिश्ते समय से और अच्छे परिवार में हो सकेंगे। तुम खूब अच्छी तरह से सोच लो, हमें सुबह बता देना। माँ ने काफ़ी प्यार भरे अंदाज में कहा। मम्मी, हाँ बोलो बेटी, इसमें को सोचना क्या है? साधना ने कहा, यदि मालिक घनश्याम से शादी कर लूँ, उसकी पत्नी बन जाऊँ तो निश्चित ही हमारे परिवार में दरिद्रता दूर हो जाएगी। इसमें मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। आप परिवार की खातिर तो मैं यह बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। मदन और उसकी पत्नी ने बलिदान शब्द पर ध्यान ही नहीं दिया। वे दोनों बेटी की स्वीकृति पाकर प्रसन्न हो गए। उनकी आंखों के सामने नोटों का ढेर घूम रहा था। अगले दिन मदन सुबह 9 बजे मालिक घनश्याम की कोठी पर पहुंचा। सिपाही ने उसे अंदर जाने से नहीं रोका। वह जानता था कि वह मालिक के यहाँ आता है और किसी काम से आया होगा। वह लॉन की ओर बढ़ गया। मालिक घनश्याम लॉन में बैठा चाय पी रहा था। उसके हाथ में सुबह का समाचार पत्र था। उसके पास पहुंचकर मदन ने नमस्ते की। उसकी नमस्ते का उत्तर देते हुए घनश्याम ने उसे सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने का संकेत किया। मदन सामने बैठ गया। मालिक घनश्याम के पास उसका छोटा भाई संजय बैठा हुआ था। उम्र यही होगी 20-22 वर्ष। बेहद खूबसूरत नौजवान, अंग अंगठीला व कसरती। घनश्याम ने संजय से चाय बनाने को कहा। संजय ने चीनी दूध प्याले में डालकर चाय की पत्ती के ऊपर से पानी डालकर दिया और प्याले में चम्मच लगाकर प्याला उनकी ओर बढ़ा दिया। मदन चाय पीने लगा। घनश्याम ने कुछ देर बाद समाचार पत्र एक ओर रख दिया और फिर उसकी ओर मुखातिब होते हुए कहा, कहिए आपका क्या विचार है? जी हम तैयार हैं, मदन ने कहा। हमने स्वयं साधना से पूछ लिया है, उसे भी कोई ऐतराज़ नहीं है। गुड। जब मदन ने चाय समाप्त कर ली तो घनश्याम मदन को अपने साथ लेकर अंदर गया और अंदर आकर उसने मदन को 2 लाख रुपए दिए और ढेर सारा जेवर दिया और साथ ही यह भी कहा, आप तैयारी कीजिए और आज से ही आप हमारी
दूसरी कोठे में चले जाइएगा, वह खाली पड़ी है। मालिक, जी यह सब कुछ कैसे लूँ? मदन ने कहा, मैं बेटी वाला हूँ, बेटी वाले लेते नहीं देते हैं, आप चिंता न कीजिए। घनश्याम ने कहा, आप ऐसा कुछ मत कीजिए, मेरे पास अथाह दौलत है, इसमें 2, 4 या 10, 20 लाख निकलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी आप आराम से अपनी तैयारी कीजिए, हमें नौकर आज ही आप लोगों को हमारी दूसरी कोठी में पहुंचा देंगे। कोठी पर आवश्यकता की हर चीज़ आपको मौजूद मिलेगी। बाकी 2-4 लाख रुपए कल आपके यहाँ पहुंच जाएंगे। मालिक, घनश्याम का ससुर बनने लायक आप अपने आप को बनाइए, पैसे की कोई चिंता मत कीजिए। जी जी। और हाँ, घनश्याम ने कहा, अब आपको फैक्ट्री जाने की आवश्यकता नहीं है, आराम से रहिए, दिल खोल कर पैसा खर्च कीजिए। मदन मन ही मन अत्यधिक प्रसन्न था। उसने अपने जीवन में इतना कभी स्वप्न में भी नहीं देखा था। 2 लाख रुपए देख बैग में उसने ऊपर से जेवर मन ही मन सोच रहा था कि वह जाकर इन नोटों को एक बार जी भर के देखूंगा। कभी कभी यह सोचता था कि कहीं वह इन नोटों को एक साथ से उसका हार्ट फेल न हो जाए। वह अपने आप को संभालने का प्रयास कर रहा था। बाहर आकर घनश्याम ने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर, इन्हें इनके घर ले जाओ और वहाँ से इनके परिवार को सामान सहित हमारे दूसरे बंगले पर पहुँचा देना तथा वहीं पर इनकी सेवा में रहना। जो आज्ञा सेठ जी। तब मदन के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। उसे लगा कि यह सब स्वप्न है, हकीकत में इसका कोई संबंध नहीं है। मदन ने अपनी उंगली दांत के नीचे देकर दबाई। दर्द हुआ था। वह समझ गया कि यह स्वप्न नहीं बल्कि हकीकत ही है। ड्राइवर ने गाड़ी के पीछे का द्वार खोला और मदन पीछे वाली सीट पर बैठ गया। ड्राइवर ने द्वार बंद किया और फिर गाड़ी स्टार्ट करके चल दिया। मदन ने ड्राइवर को अपने घर का पता बता दिया था। मदन का तो जैसे भाग ही बदल गया था। ड्राइवर ने मदन को ले जाकर उसके द्वार पर उतार दिया। मदन बैग लेकर अंदर गया। उसकी पत्नी उसका इंतज़ार कर रही थी। उसके हाथ में बैग देखकर बोली, इसमें क्या है? आओ दिखाता हूँ। और उसने अंदर जाकर उस बैग को एक पुरानी सी मेज़ पर रखा और खोल दिया। बैग में 100 के नोटों की गड्डियाँ लगी पड़ी थीं। एक और कोने में जेवर पड़े थे। वे सब क्या है? साधना के पापा। यह सब हमारा है, साधना की माँ। मदन ने कहा। मालिक ने कहा है तुम लोग शादी की तैयारी करो, कल और पैसे मिल जाएंगे। मालिक ने रहने के लिए अपनी एक कोठी भी हमें दे दी है। आप सच कह रहे हैं साधना के पापा? उसने गट्टू कंठ से पूछा। हाँ साधना की माँ। मदन की आवाज़ खुशी की वजह से काँप रही थी। मदन की पत्नी उन नोटों के बंडलों को काफ़ी देर तक इस तरह देखती रही जैसे फिर नोटों का यह ढेर उसे कभी दिखाई नहीं देगा। तभी ड्राइवर ने अंदर आकर कहा, आप लोग बंगले पर चलिए। सेठ जी ने कहलवाया है, जो वहाँ ले जाने लायक आवश्यक सामान होगा वहाँ पहुँच जाएगा। अच्छा भाई। साधना की माँ। जी। इनसे कहो कि तैयार हो जाएं। मदन ने कहा, हम लोग बंगले पर चलेंगे। क्या अब हम उस बंगले में ही रहेंगे? हाँ भाई। और तब तक मदन की पत्नी ने अपनी 5 जवान बेटियों को तैयार होने के लिए कह दिया। वे सब तैयार होकर गाड़ी में आ बैठी। खुदा जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और मदन के साथ ऐसा ही हुआ। ड्राइवर ने उन लोगों को लाकर सेठ के बंगले पर छोड़ दिया और वहीं रुक गया। दूसरे नौकर घनश्याम का आवश्यक सामान उठा लाया। मदन की पत्नी और लड़कियां पागलों की भांति महलनुमा बंगले को देख रही थीं। उनमें से किसी को यह भी विश्वास नहीं हो पा रहा था कि यह सब सच है। उनकी नज़र में यह सब स्वप्न था। तभी वहाँ एक आदमी आ गया। उसने मदन को 2-3 दुकानों के पते बताए और कहा,
इन दुकानों से आप लोग आवश्यकता की सभी चीज़ें जितनी आवश्यक हो खरीद लें। सेठ जी ने फ़ोन कर दिए हैं। अच्छा भाई। और इस तरह से 3-4 दिन तक वे खरीदारी करते रहे। कल तक जो मदन मामूली दुकानदार था जिसे कोई जानता तक नहीं था, आज वह सेठ मदन कहलाने लगा। उन सब के ठाठ निराले थे। उनकी बेटियां सजी धजी परियों सी लगने लगी थी। खूबसूरत तो थी ही, दौलत आ जाने पर सोने पर सुहागा वाली कहानी परितार्थ हो गई थी। शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। कोठी को दुल्हन की तरह सजाया जाने लगा और फिर बड़ी धूमधाम से 1 माह के बाद साधना और घनश्याम की शादी हो गई। साधना दुल्हन बनकर उस बंगले में आ गई। सेठ घनश्याम के बंगले पर साधना का भव्य स्वागत हुआ। वह अपने कमरे में चली गई। फूलों से सुहाग से सजाई गई थी। रात्रि में साधना अपनी सुहाग पर सेज पर आकर बैठ गई। कुछ ही देर बाद सेठ घनश्याम भी आ गया और वही हुआ जो सुहाग रात में होता है। साधना ने अपने परिवार की खुशियों के लिए सेठ घनश्याम से विवाह करने के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन इस शादी से वह मानसिक तौर पर जरा भी प्रसन्न नहीं थी। उसने तो केवल अपने परिवार की खातिर कुर्बानी दी थी। उसकी नज़र घनश्याम के भाई संजय पर थी, जिससे घनश्याम अपने पुत्र के समान प्यार करता था। सेठ घनश्याम जब फैक्ट्री चले जाते तब साधना संजय के पास आ जाती थी। क्योंकि रिश्ता देवर भाभी का था, इसलिए उससे हंसी मजाक करने लगती थी। संजय सामाजिक तौर पर नादान था। उसे लोगों के पास उठने बैठने का पता ही नहीं था। यहाँ तक कि उसकी शिक्षा भी घर पर ही हुई थी। जब साधना उसके साथ छेड़छाड़ करती तो संजय को और अजीब सा महसूस होता।